गुड मॉर्निंग। ये क्लास 12 पे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्लास 12 में इससे पहले वाले लेक्चर में करंट इलेक्ट्रिसिटी मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है। जैसे जो भी पहले वाला लेक्चर था उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था। बेसिक कुछ बातें जो तुमने कभी शायद अपने लोअर क्लासेस में पढ़ रखी है वैसी ही कुछ बातें बताई थी। बस कुछ न्यूमेरिकल्स करा दिया था कि करंट का बेसिक मतलब है dq/dt। कभी भी अगर आप dq/dt कैलकुलेट करते हो मतलब यू आर कैलकुलेटिंग इंस्टेंटेनियस करंट। लेकिन कभी भी अगर आपने ΔQ/ΔT कैलकुलेट किया मतलब यू आर कैलकुलेटिंग एवरेज करंट। अब इंस्टेंटेनियस करंट का अगर इक्वेशन गिवन होता है और एवरेज करंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम्स भी आपको सॉल्व कराए गए थे। आज देखते हैं आज क्या करेंगे ना। ओम्स लॉ भी मैंने बता दिया था। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, क्यों करंट किसी भी कंडक्टर में करंट क्यों फ्लो करता है, इसका थोड़ा बहुत एक बेसिक आइडिया मैंने तुम्हें बताया था। आज क्या करेंगे, यही बेसिक आइडिया को अपने को आगे लेके जाना है कि ऐसा क्या हो जाता है कंडक्टर के अंदर, ऐसा क्या हो जाता है कि वो जो कंडक्टर है वो करंट पास करने देता है। क्या इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर भागने स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करना सीखेंगे। फिर ओम्स लॉ का रिलेशन, ओम्स लॉ जो V = IR हमने लिखा था उसको भी हम क्या करते हैं फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम द गिवन थ्योरी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर मैं बात करूं तो मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है। एकदम बेसिक से बातें से स्टार्ट करेंगे। कंडक्टर है, बस का है, प्लेन का है, पता नहीं किसका है, लेकिन कंडक्टर है जिसका लेंथ है L और ऐसा मान लो इसका एरिया और क्रॉस सेक्शन कितना है A। एक वायर था, कोई सिलिंड्रिकल वायर था जिसका लेंथ हमने मान लिया L और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या मान लिया A। अच्छा, अब अगर कोई तुमसे पूछेगा अभी मैंने कोई बैटरी कुछ नहीं कनेक्ट किया है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या, होंगे सर। अगर कंडक्टर है, कंडक्टर के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स छोड़ो, अगर नॉन कंडक्टर होते तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है क्या, होता है। नॉन कंडक्टर के पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नॉन कंडक्टर के पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन वो भागने के लिए फ्री नहीं है, वो बाउंडेड है, ठीक है। तो कंडक्टर के पास भी इलेक्ट्रॉन्स है, नॉन कंडक्टर के पास भी इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन कंडक्टर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर भागने के लिए। अब हमने पढ़ा है बिकॉज ऑफ थर्मल एजिटेशन वर्ड तुम्हें मिलेगा कि ऐसा समझ लो कि अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक ऐसा कंडक्टर है, इसके अंदर में रखे हुए जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रैंडम मोशन में होते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन्स मूव तो नहीं कर रहे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है ऐसा तो नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्टेशनरी है। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट रैंडमली इधर-उधर भाग रहे हैं और जब वो रैंडमली इधर-उधर भाग रहे हैं तो वो क्या करेंगे, दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के साथ, दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ऐसा मान लो ऐसा होता कि ये रूम है और रूम पे सिर्फ मैं हूं, अभी तो मैं ही हूं, मान लो ये रूम है और रूम पर सिर्फ मैं हूं, अभी तो मैं सिर्फ मैं हूं। लेकिन नॉर्मल डेज अब फिर से मेरे पास मैसेज आने लग गया भाई कि सर इस दिन को क्लासेस खुल रही है, उस दिन को क्लासेस खुल रही है। मैं नहीं हूं डिसाइड करने वाला क्लासेस खुल रही है नहीं खुल रही है, क्लासेस खुलेंगी तो आ जाना, तुमको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मेरे से इतना मत क्वेश्चन पूछा करो, मेरे को नहीं पता होता है इतना। मेरे से पूछोगे रसोड़े में कौन था, देन आई टेल यू कि हां हु वाज इन द रसोड़ा। तुम बेकार की चीजें मेरे से पूछते हो। तो यहां पर हम क्या करते हैं, ये जो कंडक्टर के पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना वो रैंडमली इधर-उधर भाग रहे हैं और जब वो रैंडमली इधर-उधर भाग रहे हैं तो वो दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के साथ कोलिजन कर रहे हैं। कभी इसको मैं धक्का दे रहे हैं, कभी इसको धक्का दे रहे हैं, वो इधर-उधर क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं और टकरा रहे हैं, ठीक है। अब भाग तो रहे हैं, जैसे मान लो मेरे को बोला गया कि आपको इस रूम में छोड़ दिया गया है, अब आपको रूम में जो भी करना है करो, रूम में छोड़ दिया गया, आपको रूम में जो भी करना है करो, मतलब जितना भी मोशन करना है करो। तो मैं भाग रहा हूं, बहुत सालों के बाद तुम आए और मैं बोला कि भाई मैंने इतना भागा है, उन्होंने कहा आपका नेट डिस्प्लेसमेंट तो 0 है। अब एक्चुअल में अगर तुम देखोगे तो जो थर्मल एजिटेशन के कारण
जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडमली इधर-उधर भाग रहे हैं, रैंडमली वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का मोशन अगर मैं देखूं ना तो कुछ तो रैंडमली ऐसा ऐसा कुछ होगा, लेकिन बहुत जमाने टाइम के बाद जब आप वापस से देखोगे तो वो वहीं पर मिलेगा तुमको। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव तो कर रहे हैं लेकिन उनमें कोई भी नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं है। उनके पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस जरूर होगा उनके पास, लेकिन उनके पास कोई नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स के पास कोई नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉन्स नहीं मूव कर रहे मतलब चार्जेस का कोई मोशन नहीं हो रहा, चार्जेस का कोई मोशन नहीं हो रहा, इसका मतलब इस कंडक्टर में कोई करंट नहीं होगा। ठीक है, या ऐसा भी समझ सकते हो कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे, तो नेट चार्ज का फ्लो क्या हो जाएगा, जीरो। अब नेट चार्ज का फ्लो जीरो होने का मतलब है कि डेल्टा क्यू का वैल्यू जीरो हो गया। अगर डेल्टा क्यू जीरो है मतलब करंट थ्रू दिस कंडक्टर क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे, तो इसमें लगाएंगे पोटेंशियल का डिफरेंस। इसमें हमको लगाना है, कंडक्टर में लगाएंगे हम पोटेंशियल का डिफरेंस। अब ऐसा क्यों करेंगे सर? क्योंकि हमने कभी तो पढ़ा है या कभी तो सुना होगा कि जब भी पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, ये मैंने कनेक्टिंग प्रॉब्लम कराए थे तुमको, जब भी पोटेंशियल का डिफरेंस होता है तो चार्जेस मूव करते हैं। चार्जेस कब तक मूव करते हैं, जब तक दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जैसे दो कंडक्टिंग स्फीयर्स को जब हमने ज्वाइन किया था तो हमने देखा था चार्जेस एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर मूव कर रहे हैं, और ऐसा इसीलिए मूव करते थे क्योंकि वो चाहते हैं कि दोनों स्फीयर्स का, वो चाहते थे कि दोनों स्फीयर्स का जो पोटेंशियल है, दोनों स्फीयर्स का जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। ऐसे क्वेश्चन मैंने कराए थे। ठीक है, मैंने पॉजिटिव चार्जेस के बारे में तुमको बताया था कि पॉजिटिव चार्जेस हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ भागते हैं, और जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ भागने की। अच्छा, अब हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो सेल होता है, सेल का काम क्या है, सेल का काम होता है पोटेंशियल का डिफरेंस मेंटेन करना। जो बैटरी आप कनेक्ट करोगे, जैसे मान लो मैंने क्या किया, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया इस तरह से, ये जो कंडक्टर था ना, कंडक्टर को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और मान लो ये जो बैटरी है लिखा है V वोल्ट्स का बैटरी है। हमारे पास जो बैटरी था वो कितने वोल्ट्स का है, V वोल्ट्स का बैटरी है, जिससे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अब ये जो V वोल्ट है ना, जैसे कुछ बातें अगर मैं बता दूं तुमको, बैटरी के लिए याद रखना, ये होता है हायर पोटेंशियल, ये होता है लोअर पोटेंशियल। नेगेटिव पोटेंशियल बोलना पाप है, ठीक है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल, ये नेगेटिव पोटेंशियल है। हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ये नेगेटिव होगा और ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ये भी नेगेटिव हो सकता है, ये भी नेगेटिव हो सकता है, ये भी पॉजिटिव हो सकता है, ये भी पॉजिटिव हो सकता है। याद क्या रखना है कि बैटरी का जो बड़ा वाला टर्मिनल है वो हायर पोटेंशियल है, और बैटरी का जो छोटा वाला टर्मिनल है वो लोअर पोटेंशियल है। अब मान लो किसी ने तुम्हें बोला कि जो बैटरी है 10 वोल्ट का बैटरी है, बैटरी या सेल जो भी बोलते हैं, ठीक है, ये जो बैटरी है सपोज 10 वोल्ट का अगर बैटरी हमने अप्लाई किया, तो 10 वोल्ट का मतलब क्या होता है ना कि इसके पोटेंशियल, मान लो इसका पोटेंशियल V प्लस है और इसका पोटेंशियल V माइनस है, तो 10 वोल्ट का मतलब होता है हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल का वैल्यू होगा 10 वोल्ट का। बात समझ में आ रहा है? जब भी आपने एक बैटरी कनेक्ट किया और बैटरी में अगर तुमको कुछ रीडिंग मिल जाए या कुछ रेटिंग मिल जाए, तो बैटरी अगर बोला गया है 6 वोल्ट का बैटरी है, इसका मतलब क्या समझ जाएंगे कि बैटरी का जो हायर पोटेंशियल था और बैटरी का जो लोअर पोटेंशियल था, दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 10 वोल्ट का है। बात समझ में आया है क्या? अच्छा, अब यहाँ पर मैंने बोला ये V प्लस ये V माइनस इक्वल्स टू सिंप्लीफाई किया, हमारे पास कितना आ गया 10 वोल्ट का। मान लो कोई तुमसे क्वेश्चन में बोलता कि एक बैटरी है, ठीक है, एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6 वोल्ट का, और किसी ने तुमको बोल दिया कि ये जो है ना इसका जो लोअर पोटेंशियल है वो 4 वोल्ट का है, इसका जो लोअर पोटेंशियल है वो 4 वोल्ट का है, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ दिस हाई पोटेंशियल। मतलब ये जो V प्लस का वैल्यू होगा अगर वो मुझसे कैलकुलेट करने को बोला जाए, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे जो मैंने लिखा है
बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक्चुअल में ये हायर पोटेंशियल माइनस ये लोअर पोटेंशियल है क्या? ये सब तुम ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे। केमिस्ट्री में एक चैप्टर आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पता नहीं पढ़ा है नहीं पढ़ा, उस समय ये बताते हैं किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, उस हिसाब से ये सब बैटरी बनाते हैं। मतलब हम बैटरी का यूज देखेंगे, बैटरी कैसे बनाते हैं ये केमिस्ट्री वाले सिखाते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो मुझे V प्लस का वैल्यू कैलकुलेट करना है, V माइनस का वैल्यू 4 वोल्ट का है और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6 का। इसका मतलब V प्लस का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में ये वाला जो टर्मिनल है ये लोअर पोटेंशियल है लेकिन इसका वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, ये हायर पोटेंशियल और ये भी क्या है पॉजिटिव है। मान लो कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि ये जो बैटरी है सपोज 6 वोल्ट का है और इसका पोटेंशियल बताया गया है -2 वोल्ट का। अब इसका पोटेंशियल -2 वोल्ट का अगर बताया गया है -2 के लिए और कुछ नहीं है, मान लो इसका पोटेंशियल बताया गया है -12 वोल्ट का, ये जो मेरे पास नेगेटिव टर्मिनल है इसका पोटेंशियल बताया गया है -12 वोल्ट का। तो फिर से अगर मैं लिखूंगा तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या V प्लस माइनस V माइनस इक्वल्स टू 6 वोल्ट। अब V प्लस जो है वो 6 वोल्ट प्लस V माइनस हो जाएगा। जब आप ये स्क्रीन पॉज करके लिख लेना भाई, जगह की कमी के कारण मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। -12 वोल्ट, इसका वैल्यू कितना था V माइनस का वैल्यू 12 वोल्ट था, माइनस में सिंपलीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा -6 वोल्ट आ जाएगा। तो ये हायर पोटेंशियल है लेकिन नेगेटिव आ रहा है और ये लोअर पोटेंशियल है तो नेगेटिव आ रहा है लेकिन एक बड़े वैल्यू के साथ। बात समझ में आ रहा है? तो जब भी मैं बोलूं कि बैटरी है 10 वोल्ट का या बैटरी है 12 वोल्ट का, इसका मतलब क्या है बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इज 10 वोल्ट या बैटरी के दोनों पोटेंशियल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो भी है 6 वोल्ट 5 वोल्ट वैसा होगा। अब हमेशा याद रखना कि अगर आप बोल रहे हो कि ये 10 वोल्ट का बैटरी है और तुमने बोल दिया कि ये लोअर पोटेंशियल मान लो 0 है, ये 0 है तो ये 10 है, ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तभी जाके इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 10 वोल्ट आएगा। स्क्रीन पॉज करके ये नोट कर लेंगे बैटरी के बारे में। अब बैटरी के बारे में ना बहुत कंफ्यूजन है लोगों को, बैटरी के बारे में बहुत कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है कि कौन सा बैटरी खरीदे, लिपो खरीदे, ड्यूरासेल खरीदे, एवरीडे खरीदे, कौन सा बैटरी खरीदे, ये कंफ्यूजन है क्या? नहीं, उनको सर्किट में बैटरी का बहुत कंफ्यूजन है। क्या बोलते हैं बैटरी का काम क्या है ना वो देखते हैं। एक बार ये बैटरी जो है बैटरी का काम समझ में आ जाएगा तो इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है वो भी एनालाइज कर लेंगे। मैं थोड़ा स्क्रीन पॉज करता हूं फिर वापस से स्टार्ट करते हैं, आप नोट कर लो इतना। आगे देखते हैं ये बैटरी क्या काम करेगा, किस काम का है, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। मतलब बैटरी का वर्क क्या है ये देखते हैं, ठीक है। ऐसा मान लो कि मेरे पास एक बैटरी है और ये जो बैटरी है ना ये V वोल्ट का है। अभी मैंने तुमको बताया था कि V वोल्ट का वैल्यू है मतलब इसके पोटेंशियल और इसके पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा वो V के बराबर होगा। एक अजम्पशन ले लेते हैं, सिंपल सा अजम्पशन ये ले लेते हैं कि बैटरी का जो लोअर पोटेंशियल है ना वो 0 वोल्ट है, ऐसा मान लेते हैं। जो बैटरी का लोअर पोटेंशियल है वो 0 वोल्ट का है। अब ये वायर से कनेक्टेड है क्या? जो वायर्स हम कंसीडर करते हैं ना उसका रेजिस्टेंस हम मानते हैं 0, मतलब हम जो भी कनेक्टिंग वायर्स अज्यूम करते हैं उसका हम ऐसा मानते हैं कि उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना तो पोटेंशियल का वैल्यू कभी डिक्रीज नहीं होता, ये बाद में समझ में आएगा। अभी बस ऐसा सोच लो कि अगर इसको मैंने 0 से कनेक्ट किया तो कंडक्टर का ये वाले एंड का पोटेंशियल हो गया 0 और अगर मैंने इसको V से कनेक्ट किया तो कंडक्टर के इस वाले एंड का पोटेंशियल हो गया कैपिटल V। ये 0 हो गया, ये V हो गया। अब अगर आप देखोगे तो कंडक्टर के दोनों एंड्स में मैंने पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट कर दिया है। अब ओम्स लॉ से हम क्या जानते हैं कि अगर पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो चुका है, अगर पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो चुका है तो करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा मतलब चार्जेस फ्लो करेंगे। अब चार्जेस को आप दो तरह से सोच सकते हो। इन रियलिटी में क्या होता है, यहाँ पर फ्री कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं। मान लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रखा होगा, अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन अगर रखा हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन ना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कैसे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो देखते हैं। या तो आप ऐसा बोल दो कि इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी होती है
लोअर पोटेंशियल ऑफ के रीजन से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करने की। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ से हम मूव करना स्टार्ट करेंगे। क्या आप इन टर्म्स ऑफ फोर्स भी बता सकते हो? कैसे? देखते हैं। ये V है, ये 0 है, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? V का हो जाएगा क्या? अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या जानते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो था माइनस ऑफ dV अपॉन dr, ऐसा ही कुछ पढ़ते थे ना। अब यहां से यहां जाते वक्त, यहां से यहां जाते वक्त अगर आप देखोगे तो जो पोटेंशियल का ड्रॉप है V, सॉरी 0 माइनस V, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल करते थे, तो 0 माइनस V हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके ये प्लस हो जाएगा क्या? तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको V, अच्छा dr, कितना लेंथ ट्रैवल करना था? तो लेंथ ऑफ कंडक्टर मुझे ट्रैवल करना है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर उसको V अपॉन L लिख सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा क्या? अब तुम बोलोगे कि सर आपने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तब होता था जब एक आइसोलेटेड कंडक्टर होता था। याद करेंगे अगर कुछ पुरानी बातों को, आइसोलेटेड कंडक्टर में क्या होता था? एक्सटर्नल फील्ड के कारण, जो भी बाहर का फील्ड था, इस तरह से मैंने बताया था, ये मान लो E एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल फील्ड के कारण नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर एक्यूमुलेट होते थे, पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर एक्यूमुलेट होते थे और एक E इंड्यूस जनरेट होना स्टार्ट होता था। अब एक ऐसा टाइम आता था जब E एक्सटर्नल और E इंड्यूस का वैल्यू सेम हो जाता था। जैसे ही E एक्सटर्नल और E इंड्यूस का वैल्यू सेम होता था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 आ जाता था क्या? ऐसा कुछ हमने पढ़ा है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो ये आइसोलेटेड कंडक्टर नहीं है। क्यों सर आइसोलेटेड क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर मैंने जो कंडक्टर है उसको वायर से बांध के रखा है। अब अगर आप ध्यान से देखो, बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बोल दिया कि इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ई रहने देते हैं उसको, इस डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी इधर भागने की होगी क्या? अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर भागेंगे तो इधर पॉजिटिव चार्जेस आने स्टार्ट हो जाएंगे, इधर नेगेटिव चार्जेस आने स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज यहां से होके यहां पे मूव कर सकता है। सॉरी, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां मूव करके आएंगे, देखो इससे पहले वाले डायग्राम में जो चार्जेस थे वो कंडक्टर के सरफेस को छोड़ के कहीं नहीं भाग सकते थे। जैसे यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर थे या जो चार्जेस थे वो इसके सरफेस को छोड़ के कहीं पे जा नहीं सकते थे ना। इस केस में ऐसा नहीं होगा, जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो मूव करके यहाँ पर आ जाएगा, या जो भी एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्जेस है वो मूव करके यहाँ पर आ जाएगा। तो इस केस में सिंस ये क्या है, हमारे पास एक नॉन आइसोलेटेड कंडक्टर है, तो यहाँ पर कंडक्टर के अंदर में फील्ड 0 नहीं होगा। अगर आइसोलेटेड होता तो फील्ड क्या होता? 0 होता। अब मैंने क्या बोला कि बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस मेरे को इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है। अब बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे इस डायरेक्शन में। जब इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी इस तरह से मूव करने की है क्या? अब अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आए, अब किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर मान लो मैं बोल रहा हूं कि इस कंडक्टर से 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले होंगे, तो 10 इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं करेंगे क्या? क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि एक एटम जो है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और ये सब जो होंगे वो फिक्स होते हैं, वो तो चेंज नहीं हो रहा। अगर वो चेंज होता, अगर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चेंज होता, वो आयंस बन रहा होता क्या? ऐसा तो हो नहीं रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन एंटर भी करेंगे। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ मूव करके आ रहे हैं, इसका मतलब अगर मैं ऐसा कंसीडर करूं कि जो पॉजिटिव चार्जेस होते, पॉजिट्रॉन बोलेंगे इनको, जो पॉजिटिव चार्जेस होते जिनका मास वगैरह सब कुछ सेम होता, बस चार्ज ऑपोजिट होता, उनकी टेंडेंसी इधर भागने की होती क्या? अगर इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी इधर भागने की है तो पॉजिट्रॉन की टेंडेंसी क्या है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागने की है। अब आप चाहो तो कंसेप्ट को दोनों तरीकों से एनालाइज कर सकते हो। आप चाहो तो कंसेप्ट को कंडक्टर के अंदर में जो करंट होगा उसको इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में भी एनालाइज कर सकते हो। आप ऐसा बोल देना कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन भाग रहा होगा उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होना चाहिए था? करंट होना चाहिए था। या तो आप ऐसा सोच लो, या ऐसा ही मान लेते हैं हमेशा
कि पॉजिटिव चार्जेस जो होंगे वही मूव कर रहे हैं, जो भी एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, लेकिन इजी अजम्पशन के लिए ऐसा मान लेंगे कि पॉजिट्रॉन है वो मूव कर रहे हैं। तो थ्रू आउट द चैप्टर हम क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्जेस का मोशन ही देखने वाले हैं। अब अगर ई प्लस चार्जेस यहां से हम मूव कर गए होते तो यहां पे करंट मिल जाता क्या, हां या ना। अब बैटरी का यूज देखते हैं। ये तो मैंने बताया कि करंट कैसे डेवलप हुआ, चार्जेस कैसे मूव कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी क्या हुआ, किस तरह से करंट इस वाले एंड से इस वाले एंड तक किस तरह से करंट फ्लो किया, वो मैंने बताया। बैटरी का यूज अगर देखोगे तो मैंने बोला कि इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है, इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो कैपिटल V है क्या, और यहां पर चार्ज मैंने रख दिया E प्लस, यहां पर जो पोटेंशियल है वो क्या है, 0 है, और यहां पर जो चार्ज आएगा, मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा पॉजिट्रॉन है वही मूव कर रहे हैं, ठीक है। बैक ऑफ द माइंड मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हुआ था, लेकिन इजी कैलकुलेशन के लिए या समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से अब मैं पॉजिट्रॉन को ही मूव कराऊंगा, ध्यान से देखना। अच्छा, मान लो जब पॉजिट्रॉन यहां पर इस वाले सरफेस के पास है, अब अगर मैं ये डेफिनेशन जानता हूं क्या, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज को पोटेंशियल बोलते थे, तो पोटेंशियल एनर्जी को q टाइम्स ऑफ पोटेंशियल लिखा जा सकता है क्या, हां या ना, लिख सकते हैं सर, हमने पढ़ा है ऐसा। अब अगर आप यहां पर देखोगे, मान लो ये पॉइंट A है, नहीं पॉइंट A नहीं रखते, मान लो ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है। पॉइंट 1 में अगर आप देखोगे तो पॉजिट्रॉन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, चार्ज इसका E+ है और यहां पर पोटेंशियल कितना है, 0। पॉइंट 2 पर अगर देखोगे तो इसकी एनर्जी 0 हो गई क्या, यहां पर 0 जूल्स का एनर्जी है और यहां पर E भी जूल्स का एनर्जी है। हमने क्या देखा कि जो पॉजिट्रॉन यहां पर है उनकी एनर्जी 0 है, लेकिन जब वो पॉजिट्रॉन मूव करके यहां पर आ गए तो उनकी एनर्जी जो थी वो 0 हो गई। अब एनर्जी कहीं गई कहां से, एनर्जी तो थी, एनर्जी जब हमने स्टार्टिंग में देखा कंडक्टर से पहले, जब ये कंडक्टर में एंटर करने वाला था तब इसकी एनर्जी E/V थी, लेकिन जैसे ही वो कंडक्टर के बाहर निकल रहा है उसकी एनर्जी क्या हो गई, 0 हो गई। अब एक्चुअल में अगर आप सोचोगे तो ये एनर्जी गई कहां, तो तुमने ये जो कंडक्टर है ये एक्चुअल में क्या है, ये बल्ब, फैन, ट्यूबलाइट, ये जो अलग-अलग अप्लायंसेस आप यूज कर रहे हो वही हमारा क्या है, कंडक्टर है, ठीक है। जो भी कंडक्टर बोलूंगा या रेजिस्टर बोलूंगा, जो भी बोलूंगा वो एक्चुअल में क्या है, वो जो अप्लायंसेस हैं जो हम यूज करते हैं। अब तुम अप्लायंसेस को यूज करने के लिए गवर्नमेंट को पैसे देते हो ना, गवर्नमेंट तुमको एनर्जी भेज रही है, गवर्नमेंट तुमको एनर्जी सप्लाई करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब जब भी करंट तुम्हारे घर में आ रहा है मतलब वो क्या आ रहा है, एनर्जी आ रहा है। तुमने सुना होगा कि तुम जो एनर्जी मतलब जो तुम बिल पे करते हो ना इलेक्ट्रिसिटी का, वो यूनिट्स में पे करते हो, 1 यूनिट का बिल पे किया, 10 यूनिट का बिल पे किया, 1000 यूनिट का बिल पे किया, ऐसे ही करते हैं ना। ये जो यूनिट है वो किलोवाट आवर होता है, शायद ये लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा तुमने, किलोवाट आवर, किलोवाट पावर का यूनिट है, आर जो है वो टाइम का यूनिट है, तो किलोवाट आवर पावर इनटू टाइम एनर्जी हो जाएगा। मतलब तुम जो 1 यूनिट का बिल पे कर रहे हो वो एक्चुअल में करंट का बिल नहीं है, वो एक्चुअल में करंट के कारण जो एनर्जी तुम्हारे घर में आ रही है उसका बिल तुम क्या कर रहे हो, पे कर रहे हो। अब एनर्जी के बारे में हम क्या जानते हैं कि एनर्जी जो है उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे घरों में जब एनर्जी आती है तो उसको लाइट के फॉर्म में यूज कर रहे हैं, फैन के घूमने के फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट कर रहे हैं, मिक्सर ग्राइंडर लगा रहे हैं, जैज म्यूजिक लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं, करंट से जो भी कर सकते हैं, झटके खा रहे हैं, तो कुछ भी आप कर सकते हो करंट से। तो झटके भी खा रहे हो, अगर आप घर में करंट के कारण झटके भी खा रहे हो उसके लिए आप गवर्नमेंट को पैसे पे कर रहे हो कि मैंने 10 यूनिट के झटके खाए तो 10 यूनिट के पैसे दे दो गवर्नमेंट। पैसे नहीं दोगी तो वो गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई काट देंगे। मैंने एक बार कट कर दिया था, उन्होंने कट कर दिया था, बहुत ज्यादा बिल आ गया था मेरा, तो मैं परेशान, इतना ज्यादा बिल कैसे आ गया, अकेला बंदा इतना ज्यादा बिल कैसे दे सकता है। तो उन्होंने बोला कि ये महीने का है, वो महीने का, ये महीने का, वो महीने का। मतलब ठीक है भाई तुम ले ले यार, लेकिन लाइन कनेक्शन तो वापस कर दे। बोला कि एप्लीकेशन लिखो, इसको पे करो, फिर ये करो, वो करो, बहुत तामझाम हुआ। इसके बाद से जब भी बिल आता है पे कर दो, मैंने वो काट के चले जाएंगे बिल, बहुत ही डरावने लोग होते हैं। अच्छा क्या बता रहा था, अब मेरे पास जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आया वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां कंज्यूम हो रहा है, वो कंज्यूम हो रहा है अलग अलग फॉर्म में। अगर लाइट है तो वो लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है,
फैन है तो घूमने में कन्वर्ट कर रहा है एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अगर देखोगे ना तो देखो यहाँ पर एनर्जी था इसके पास, अब कंडक्टर ने क्या किया, इस एनर्जी को यूज कर लिया। जैसे अगर ये बल्ब होता मान लो तो बल्ब लाइट ग्लो करने में यूज कर लिया, अब इसकी एनर्जी जीरो हो गई। अब एनर्जी जीरो हो गई, पॉजिट्रॉन जब वापस से बैटरी के पास आएगा तो बैटरी इसको क्या करेगा, बैटरी अब देखो यहाँ पर जब ये यहाँ पर से यहाँ तक आया इसकी एनर्जी क्या है, जीरो। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे एनर्जी इसकी जीरो है ना, जैसे ही यहाँ पर आ जाएगा वापस से इसकी एनर्जी ई हो गई है। इसका मतलब बैटरी क्या कर रहा है, वो जो पॉजिट्रॉन है बार बार बैटरी उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है और वही एनर्जी क्या हो रहा है, यहाँ पर खर्च हो रहा है। तो बैटरी जो होता है या जो भी करंट का सप्लाई तुम्हारे घर में है वो क्या कर रहा है, वो एनर्जी सप्लाई कर रहा है, एनर्जी सप्लाई कर रहा है। इसीलिए तुम जो बिल पे करते हो वो एनर्जी का बिल पे करते हो। तुम एम्पियर्स में बिल नहीं आता, तुमने अगर अपना घर का बिल देखा होगा तो एम्पियर्स में नहीं आता कि तुमने 1000 एम्पियर करंट यूज किया इतना बिल पे करो। गवर्नमेंट तुमको बोलती है तुमने 1000 यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम किया है इसका बिल पे करो। बात समझ में आ रहा है क्या? तो कोई अगर आज के बाद से बोले कि बैटरी का काम क्या है, तो बैटरी का काम क्या है, बैटरी क्या कर रहा है, बैटरी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। अगर ये बैटरी नहीं होता, आप तो या तो ऐसा बोल सकते हो कि बैटरी जो था वो पोटेंशियल का डिफरेंस मेंटेन कर रहा था, या आप ये बोल देना कि बैटरी जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है बैटरी। आई होप ये समझ में आया होगा बैटरी का नाम। अच्छा, बैटरी का इंटरनल कंस्ट्रक्शन कैसा है, क्या नहीं है, ये तुम्हारे केमिस्ट्री के टीचर तुमको सिखाएंगे। मेरा काम वो नहीं है। बैटरी में बस तुमको इतना जानना है कि ये हाई पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रहा है और बैटरी प्रोवाइड क्या कर रहा है, तो बैटरी प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसी एनर्जी को हम क्या करते हैं, अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं या यूज करते हैं। तो ये कहानी समझ में आई होगी बैटरी का यूज। अब यहाँ पे ना अपने को कुछ डेरिवेशंस करना है। हम क्या करेंगे, कुछ डेरिवेशंस करेंगे। डेरिवेशंस करने के ना देखते हैं डेरिवेशन कैसे करना है। थोड़ा एक और कंसेप्ट बता देता हूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी सिखा देता हूँ, फिर उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अपन क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। अच्छा, जब मैंने बैटरी नहीं कनेक्ट किया था, मान लो यहाँ पर एक स्विच है, ऐसा स्विच जानते हैं ना, स्विच लगा झटका लगा, मान लो एक स्विच है। अभी स्विच क्या है, ओपन। अगर इस तरह के डायग्राम में है तो ये क्या हो गया, स्विच हो गया ओपन। अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो स्विच क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो अभी जो स्विच है वो क्या है, ओपन। अगर स्विच ओपन है इसका मतलब क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं हो पाएगा। अगर ये पूरा वायर से कनेक्टेड होता तब जाके पोटेंशियल का डिफरेंस मेंटेन हो पाता। अच्छा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं है, मान लो कोई भी एक इलेक्ट्रॉन होता, वो इलेक्ट्रॉन अपने रैंडम मोशन में घूम के वापस से वहीं आ जाता है। तो जब तक हमने बैटरी कनेक्ट नहीं किया था, इलेक्ट्रॉन के पास जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, इलेक्ट्रॉन का नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होता गया। नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है, नेट डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन बहुत ही हाई स्पीड में मूव कर रहे हैं, उनका डिस्टेंस ट्रैवल्ड बहुत ज्यादा होगा। हम डिस्टेंस के बारे में बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है, ठीक है। अब जैसे ही आप स्विच कनेक्ट कर दोगे, तो इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी क्या है, ये इलेक्ट्रॉन अब इधर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। अब इलेक्ट्रॉन अगर इधर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन था जो पहले रैंडम मोशन में इधर उधर होकर आ जाएगा, अब वो क्या करेगा, कुछ डिस्टेंस से ड्रिफ्ट कर जाएगा, मूव कर जाएगा, ड्रिफ्ट कर जाएगा, ऐसा बोलते हैं। बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस जो मैंने मेंटेन किया, उसके कारण यहाँ पे रखा हुआ इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में ऐसा ड्रिफ्ट कर जाएगा। अब जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो ड्रिफ्ट करेंगे बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हैं उसी स्पीड को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसी वेलोसिटी को हम, अब ये वेलोसिटी है, स्पीड नहीं है, उसी वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बात समझ में आया है क्या? जब मैंने बैटरी कनेक्ट नहीं किया था तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता, जीरो होता, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो। डिस्टेंस यहाँ पर बहुत ज्यादा है, मतलब कोई अगर मेरे को ऐसा बोलता ना कि यहाँ पर स्पीड कितना है, तो स्पीड यहाँ पर बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू वेलोसिटी। वेलोसिटी तो जीरो है ना, देखो इस वाले केस में, पहले वाले केस में स्पीड का वैल्यू इज वेरी मच ग्रेटर इन कंपैरिजन टू 1 और वेलोसिटी जो है वो क्या है,
नेट डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ नहीं तो वेलोसिटी कुछ होगा नहीं। सेकंड वाले केस में जो स्पीड है वो अभी भी बहुत ज्यादा होगा वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पर हमने क्या बोला, हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कौन सा वेलोसिटी है? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिससे इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करेंगे बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एज। क्लियर है क्या? हाँ या ना? ये डायग्राम बना लेंगे और ये भी डायग्राम बनाएंगे और ये नोट करके लिखेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन एग्जाम में पूछते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में लिख लेना द वेलोसिटी विद व्हिच द इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एज ऑफ द कंडक्टर। इतना ड्रॉ करो, फिर आगे बढ़ाता हूं इसमें। आगे देखते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैंने डेफिनेशन बता दिया है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, कुछ ड्रिफ्ट कर जाते हैं। तो जो भी ड्रिफ्ट उनमें देखा जाता है बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, उसी को हम क्या, मतलब जिस वेलोसिटी से वो ड्रिफ्ट करते हैं उस वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अभी अपने को ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में एक रिलेशन फाइंड करना है। कॉलेज के एग्जाम में पूछा जाता है तो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होता है। अब मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है, यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेशन लेंगे हम डेरिवेशन की। अप्रोक्सीमेशन क्या लेंगे वो देखो। हमने क्या बोला कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स हो पॉजिट्रॉन हो कुछ भी मैं मान सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन बोलूंगा तो करंट का डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट लूंगा, अगर पॉजिट्रॉन लूंगा तो करंट का डायरेक्शन जो होगा वो पॉजिट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन होगा। अब मैंने क्या देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने रैंडम मोशन में इलेक्ट्रॉन्स जो थे बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस वो ऐसे पीछे की तरफ भाग रहे थे ना। जैसे हमने एक रैंडम मोशन देखा था, पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट करने के बाद हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इतने अमाउंट से डिस्प्लेस कर जा रहा था। अगर पॉजिट्रॉन होता तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो क्या करता, आगे मूव कर जाता। अब हम क्या अज्यूम करेंगे, अजम्पशन लेना है, ऐसा रियलिटी में होता है नहीं, लेकिन ये जो अजम्पशन लेंगे वो करेक्ट बैठता है। ठीक है, रियलिटी में इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करे, इधर-उधर भाग रहे हैं। हम क्या मानेंगे, हम ऐसा मानेंगे कि जो पॉजिट्रॉन्स है ना, ये जो पॉजिट्रॉन्स है वो पॉजिट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं और सारे के सारे पॉजिट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जैसे कोई आर्मी का ट्रूप मूव करता है वैसा हम मानेंगे। एक्चुअल मोशन इसका बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक्चुअल मोशन से हमको मतलब ही नहीं है। हमको तो मतलब उससे है जिसमें पॉजिट्रॉन आगे ड्रिफ्ट किए। अब जितने स्पीड से वो आगे, जितने वेलोसिटी से वो आगे ड्रिफ्ट कर रहे थे उसी को तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल रहे थे ना। तो हम ऐसा अजम्पशन लेंगे कि सारे के सारे जो पॉजिट्रॉन्स है वो सेम अमाउंट से ड्रिफ्ट कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? मान लो मैंने यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन एरिया अज्यूम कर लिया है। ठीक है, और ये जो पॉजिट्रॉन्स है, ये पॉजिट्रॉन्स है, इनका ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना है, vt का है। जो पॉजिट्रॉन्स है इनका ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना है, vt। मतलब ये सारे के सारे पॉजिट्रॉन्स जो है वो vt के वेलोसिटी से ऐसे ऐसे आगे आगे ड्रिफ्ट कर रहे हैं। इनका एक्चुअल मोशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एक्चुअल मोशन के पीछे में परेशान नहीं होना, हमें क्या करना है, अजम्पशन लेना है। अजम्पशन ये मानना है कि ये जो पॉजिट्रॉन्स है वो आर्मी के ट्रूप्स के जैसे हैं। अब आर्मी के ट्रूप्स कैसे मार्च पास करते हैं तो सब एक पैटर्न में आगे चलते हैं, वैसे ही पॉजिट्रॉन्स भी जो होंगे वो एक पैटर्न में ऐसे आगे चल रहे हैं। अच्छा, अब अगर इनका ड्रिफ्ट वेलोसिटी vt का है, अगर मैं बोलूं कि किसी dt टाइम पर dt मतलब स्मॉल dt टाइम पर कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इसको क्रॉस करेंगे। अगर मैं ये बोलूं कि dt टाइम पर, स्मॉल dt टाइम पर कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इस एरिया, ये जो एरिया है ना, मैं जानना चाहता हूं इस एरिया के थ्रू करंट जो डेवलप हुआ उसका वैल्यू। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स लूंगा, जैसे L क्या है, L इज द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर, A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। एक और टर्म जो होगा जो यहाँ पे यूज करेंगे वो होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ पॉजिट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब 1 मीटर क्यूब
के वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या कितने नंबर ऑफ पॉजिट्रॉन्स प्रेजेंट है उसको मैं लिख रहा हूं स्मॉल n। और मैंने क्या लिया, l मैंने लिया यहां पर, l इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जो कंडक्टर हमने लिया था उसका लेंथ है l, और a जो है वो है एरिया, एरिया ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, vd क्या है, vd इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। vd यहां पर हम यूज कर रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिससे चार्ज कैरियर्स ड्रिफ्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। अच्छा, अब मैंने बोला कि इन एनी टाइम dt, इन एनी टाइम dt the amount of charge, the amount of charge, the amount of charge through the cross sectional area, through the cross sectional area, मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया अज्यूम किया है और मैं बोल रहा हूं कि इस dt टाइम में इसमें से कितना चार्ज क्रॉस किया होगा। अगर चार्ज जो क्रॉस किया है वो पता चल रहा है तो करंट निकाल सकते हैं क्या। अब ध्यान से देखना, dt टाइम पे जो चार्ज क्रॉस करेंगे वो इस वॉल्यूम के अंदर आ जाएंगे क्या। यहां पर अगर मैं बोलूं कि ये लेंथ मेरे पास है vd टाइम्स ऑफ dt, अब मैं बोल रहा हूं कि dt टाइम पर कितने चार्ज कैरियर्स इस एरिया को क्रॉस करेंगे, वो उतने ही चार्ज कैरियर्स होंगे क्या जो इस वॉल्यूम में प्रेजेंट है। अभी मैंने यहाँ पर जो वॉल्यूम बनाया है मुझे चाहिए कि इसमें से करंट कितना लिंक हुआ, उसमें से कितना करंट लिंक हुआ मुझे ये जानना है। अब करंट लिंक करने के लिए, करंट फाइंड आउट करने के लिए मुझे ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितने चार्ज उस एरिया में से क्रॉस किए होंगे। अगर मैं किसी भी तरह से नंबर ऑफ चार्ज या अमाउंट ऑफ चार्ज जो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से पास किया होता वो कैलकुलेट कर लूं तो मुझे करंट मिल जाएगा क्या। तो कैसे निकालेंगे, मैं बोल रहा हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन्स इसको क्रॉस कर रहे हैं तो किसी dt टाइम पर vdt जितने इलेक्ट्रॉन्स इस वॉल्यूम में आते वो इस एरिया को क्रॉस कर चुके होते क्या। सर नहीं आया समझ में, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो क्रॉस कर चुके होते हैं एनी टाइम dt द अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया, मुझे ये लिखना है, ध्यान से देखना। अब मैं कैसे लिखूंगा, मैंने पहले लिखा n का मतलब है नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। 1 मीटर क्यूब के चार्ज, 1 मीटर क्यूब का अगर वॉल्यूम होता तो स्मॉल n नंबर ऑफ मेरे पास चार्जेस होते। ये बात समझ में आ रहा है। कितने चार्जेस इस एरिया को क्रॉस किए हैं वो इस एरिया के अंदर, इस एरिया के अंदर जो चार्जेस प्रेजेंट होंगे वही चार्जेस इस एरिया को क्रॉस करेंगे क्या। तो कितने नंबर ऑफ चार्जेस इसको क्रॉस करेंगे अगर मुझे वो फाइंड करना है तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या लिखेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया A vd टाइम्स ऑफ dt, ये d सब्सक्रिप्ट में लिखना, vd टाइम्स ऑफ dt। नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ये लिखा A into vd dt, ये हो जाएगा वॉल्यूम। इस वॉल्यूम में, ये जो शेडेड वॉल्यूम है, इस शेडेड वॉल्यूम में जितने चार्जेस अभी प्रेजेंट है उतने ही चार्जेस इस एरिया को क्रॉस किए होंगे। तो नंबर ऑफ चार्जेस या अमाउंट ऑफ चार्ज अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो मैंने फाइंड कर लिया n नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम मेरे पास प्रेजेंट था, उसमें मैंने वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास नंबर ऑफ चार्जेस आ गए। अब नंबर ऑफ चार्जेस आ गए, एक चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज था क्या, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, अगर e मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ चार्जेस इनटू चार्ज ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो पूरा मल्टीप्लाई करने पर ये टोटल चार्ज आ गया क्या, हाँ या ना। इसका मतलब dt टाइम पर जो चार्ज मूव किया है dq का वैल्यू ये हो गया ना n a v सबस्क्रिप्ट d dt into e, लिख सकते हैं ऐसा। अगर इस dt वाले टर्म को नीचे लाके डिवाइड कर दिया जाए, अगर इस dt वाले टर्म को नीचे लाके डिवाइड कर दिया जाए तो कुछ ऐसा आ जाएगा क्या, dq अपॉन dt इक्वल्स टू n a v d e, ऐसा लिख सकते हैं ना, n a v d e। ये dq अपॉन dt क्या है, सर dq अपॉन dt तो करंट था, इसका मतलब करंट का जो रिलेशन है I, करंट का जो रिलेशन है I वो हो जाएगा n a v सबस्क्रिप्ट d
इनटू ई। ये रिलेशन होता है करंट और करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का। अब ये जो रिलेशन है ना NAVDE, इसको अगर एक साथ पढ़ोगे तो एक नाम बनता है, मतलब आप चाहो तो ऐसे भी याद कर सकते हो, I equals to NAVDE, आप चाहो तो ऐसे याद कर सकते हो, या एक बहुत ही नाम भी जैसा लगता है नावेग, एक नाम लगता है नावेग। हमारे टाइम में जब मैं भी कभी छोटा बच्चा हुआ करता था, ठीक है, उस जमाने की बात है, अभी तो बुढ़ापा आ गया अपना। जब मैं छोटा होता था, जब मैं मेरी टीवी देखने की उम्र थी, मैं टीवी भी देखता था मैं कभी, अब तो मैं नहीं देख पाता टीवी। उसमें एक शो आता था बूगी बूगी बू, ऐसा कुछ आता था, बूगी बूगी बू, और उसमें ना दो टकले टकले जज आते थे और एक आता था जावेद जाफरी, अच्छे डांसर था वो, जावेद जाफरी बहुत अच्छा डांसर था। तो बूगी बूगी बू में वो क्या कराते थे, एक सीजन वो कराते थे जिसमें बच्चे आके डांस कर रहे हैं, एक सीजन कराते थे उनकी मम्मी आके डांस कर रही है। पहले बच्चों को नचवाते थे, फिर उनकी मम्मियों को बुला के डांस कराते थे। उनको पूरा पता था कि मम्मी तो डांस कर लेंगी, पापा से उनको कोई उम्मीद नहीं था भाई। कभी ऐसा कोई शो आया ही नहीं जिसमें पापा को बुला के पापा तू डांस कर। पता है कि पापा कितने गैर गुजरे होते हैं आर्ट और कल्चर के मामले में, इसलिए वो कभी नहीं बुलाते। तो बूगी बूगी वो जो भी था, बूगी बूगी वो ऐसा था, उसमें दो टकले टकले आते थे, भाई भाई थे शायद, जावेद नहीं नावेद नाम था एक का, मेरे को नाम पे याद है। अब वो उसके नाम पे मुझे ये फॉर्मूला याद है NAVDE। अब तुम अपने हिसाब से याद कर सकते हो, लेकिन मुझे ऐसे याद है। अब ये जो डेरिवेशन मैंने कराया है, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तुम शो देख सकते हो बूगी बूगी बू, उसमें एक सीजन होता था बच्चों का, बच्चे डांस करते थे, दूसरा सीजन होता मम्मी हो। अरे ऐसा DID जो है ना वो अभी कॉपी कर रहे हैं भाई। पहले जो अल्टीमेट शो हुआ करता था वो यही था, बूगी बूगी वो, इनका ही कॉपी है DID, डांस प्लस डांस जो भी। अब डेरिवेशन कैसे किया वो इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन कैसे किया वो इंपॉर्टेंट है, और जो फाइनल रिजल्ट आया है वो भी इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन में हमने सबसे पहले क्या क्या बोला, कुछ टर्म्स इंट्रोड्यूस करा दिया आपको। सबसे पहले बात तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि VD क्या है। VD क्या है, तो VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो वेलोसिटी है चार्जेस का जिससे चार्जेस ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करते हैं जब पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया जाता है। बिल्कुल सही है। फिर मैंने डिफाइन किया स्मॉल n। स्मॉल n क्या है, तो स्मॉल n is the number of electrons या number of charges present per unit volume। अब मुझे क्या करना है, एक गिवन एरिया था, इस गिवन एरिया से मुझे करंट का वैल्यू फाइंड करना है। मैंने बोला कि इस गिवन एरिया से करंट फाइंड करने के लिए पहले ये फाइंड कर लेते हैं कि किसी भी छोटे इंटरवल ऑफ टाइम dt में कितने नंबर ऑफ चार्जेस इसको क्रॉस किए होंगे। अब किसी भी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम dt में जो भी नंबर ऑफ चार्जेस को क्रॉस करेंगे वो उतने ही चार्जेस हैं जो इस ddt इंक्लोज करते हुए वॉल्यूम में है। मतलब ये शेडेड वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ चार्जेस अभी प्रेजेंट है ना, वही चार्जेस को क्रॉस किए होंगे। तो नंबर ऑफ चार्जेस जो क्रॉस करेंगे उसको मैं क्या लिखूंगा, स्मॉल n था, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम को वॉल्यूम से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नंबर ऑफ चार्जेस मिल जाएगा। नंबर ऑफ चार्जेस को चार्ज ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल चार्ज जो इसमें पास किया था वो मिल गया मुझे। अब टोटल चार्ज अगर मिल गया तो मैंने देखा कि dq का वैल्यू NAVD dt into e आ रहा है। dt वाले टर्म को नीचे जाके ले गए, जैसे नीचे ले गए dq upon dt आ गया। ये dq upon dt ही तो करंट होता है भाई साहब। तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एक रिलेशन आ गया NAVDE, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अलग अलग कंडक्टर के लिए, अलग अलग कंडक्टर या अलग अलग मटेरियल के लिए नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम का वैल्यू क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, एरिया सेम हो भी सकता है, एरिया अलग अलग कंडक्टर का हो सकता है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है वो अलग अलग होता है, इसलिए अलग अलग कंडक्टर्स में अलग अलग तरह के करंट मिलते हैं। इस तरह से रिलेशन याद रख सकते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, इतना नोट करते हैं, फिर आगे देखते हैं। अब जो मॉडल हमने अज्यूम किया ना, मॉडल क्या अज्यूम किया, हमने बोला कि जो कंडक्टर है, इस तरह से ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर में जितने भी पॉजिट्रॉन्स हैं उनको आर्मी के ट्रूप्स के जैसा मान लिया, और ये क्या कर रहे हैं, dt वेलोसिटी से ड्रिफ्ट कर रहे हैं। ऐसे कुछ हो रहा है क्या? अब यहाँ पर ना ओम्स लॉ अपने को वेरीफाई करना होगा इस थ्योरी को यूज करके। ठीक है, अगर ओम्स लॉ वेरीफाइड हो जाएगा तो हम
हम क्या बोलेंगे कि हाँ भाई जो पढ़ रहे हैं जो सीख रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ओम्स लॉ E इक्वल्स टू IR होता है, ठीक है। अब देखते हैं, एक मॉडल मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, मतलब एक स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहां से ऐसे ड्रॉप किया, ठीक है, यहां से ऐसे मैंने ड्रॉप किया है। अब जब मैं इसको ड्रॉप करूंगा तो जब ये हाइट में नीचे गिरता है तो इसका वेलोसिटी कंटीन्यूअसली इंक्रीज कर रहा होगा। जैसे ही ये इसको हिट करेगा इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वेलोसिटी जीरो हो गया, फिर इधर भागा, फिर ये जब यहां से यहां नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, फिर से वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, जैसे ही हिट करेगा वेलोसिटी जीरो हो गया, फिर यहां से आएगा एंड सो ऑन। इस तरह से अगर आप देखोगे तो हमेशा क्या होगा, कंसीक्वेंट मोशन में ये एक्सेलरेट कर रहा है, यहां पर भी ये एक्सेलरेट कर रहा है, वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है। ऐसा ही कुछ मोशन ना इनका भी होता है, ऐसा ही कुछ मोशन इनका भी होता है। क्या होता है एक्चुअल में क्या है, जब अगर मैं बोलूं कि मैंने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया, ये हायर पोटेंशियल ये लोअर पोटेंशियल, तो यहाँ पर एक फील्ड आ गया। अब अगर एक फील्ड आ गया तो बिकॉज ऑफ दिस फील्ड, ये जो फील्ड था इसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है वो फोर्स एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर देगा, और ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो इस तरह का फोर्स आएगा। क्या हाँ गया ना, अच्छा। अब अगर इलेक्ट्रॉन के पास फोर्स है, अगर इलेक्ट्रॉन के पास फोर्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास अगर मैं लिखूं फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन, PERIENCED, फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इलेक्ट्रॉन पर फोर्स के बारे में बात करूं तो जो फोर्स होगा, फोर्स क्या हो जाएगा, E माइनस इंटू कैपिटल Q इंटू E लिखते थे ना फोर्स के वैल्यू को, बिल्कुल सर। अब अगर इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स लग रहा है तो मैं इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकता हूं, क्या E कैपिटल E डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा लिखा जा सकता है। या अगर आप पॉजिट्रॉन भी ले लोगे तो बस यहाँ पे E प्लस लिख देना, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का मास सेम होता है। तो एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस बाय दिस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे जो एक्सेलरेशन है, अच्छा ऐसा मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो इनिशियल वेलोसिटी वो क्या है, जीरो। अगर इलेक्ट्रॉन में इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो डिस्प्लेसमेंट होता, डिस्प्लेसमेंट को मैं लैम्डा से लिख रहा हूं, ठीक है, अभी मैं बता दूंगा लैम्डा क्या है। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखते हैं, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये ut वाला टर्म जीरो है क्या, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कुछ है नहीं, तो लैम्डा यहां पर कितना आ जाएगा, हाफ e मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और टाइम को ना टाउ लिख रहे हैं, यहाँ पे टाइम के लिए क्या लिख रहे हैं, टाउ लिख रहे हैं। अब ये क्या है सर, आप डिस्प्लेसमेंट के लैम्डा लिख रहे हो, टाइम के टाउ लिख रहे हो, ये सब क्या है, एक्चुअल में क्या होता है, ये कहानी है। यहाँ पे जीरो से गिरना स्टार्ट करेगा, एक्सेलरेट एक्सेलरेट एक्सेलरेट, जैसे ही टकराया वेलोसिटी जीरो हो गया, फिर जब नीचे गिरना स्टार्ट करेगा एक्सेलरेट हो रहा है, जैसे ही टकराया वेलोसिटी जीरो। अब दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है, जैसे यहाँ पे ये कोलिजन यहाँ पे हुआ, फिर ये यहाँ पे जाके जब यहाँ पे दोबारा कोलाइड करेगा, एक पहला कोलिजन यहाँ पे हो गया, ये दूसरा कोलिजन, पहला कोलिजन और दूसरा कोलिजन के बीच का जो सक्सेसिव टाइम होता है इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। यहाँ पर एक टर्म बता रहा हूं मैं, रिलैक्सेशन टाइम। जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स है, अब ऐसा तो है नहीं कि कंडक्टर के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है भाई साहब, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये इलेक्ट्रॉन मान लो एक्सेलरेट होके मूव करना स्टार्ट ही किया था, एक्सेलरेट होके वो एक्सेलरेट करके स्पीड बढ़ा रहा है, मूव करना स्टार्ट कर रहा है। जैसे ही उसको कोई दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल मिलेगा कोलिजन हो जाएगा, जैसे ही कोलिजन हुआ ना फिर से इसका वेलोसिटी, फिर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे एक्सेलरेशन मिलेगा, उसको एक्सेलरेशन के कारण वेलोसिटी गेन करेगा, फिर कोलिजन हो गया, फिर वेलोसिटी। कहानी क्या चल रहा है, कहानी के बीच में इंटरप्शन हो गया, सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन। इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट किया, वेलोसिटी बढ़ा है, वेलोसिटी बढ़ा ही रहा था कि क्या हो गया, एक दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल आ गया, उससे कोलिजन मिल गया। कोलिजन, जैसे ही कोलिजन हुआ इसका वेलोसिटी फिर से जीरो, फिर से जीरो हुआ, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेगा अच्छा ठीक है तुम फिर से अपने आप को एक्सेलरेट करो, फिर से एक्सेलरेट कर रहा है, फिर सब एटॉमिक पार्टिकल आ गया, फिर से कोलिजन हो गया। अब दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है उसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। यहाँ पर कहीं पर आप नोट करके लिख देना, ये जो डायग्राम है उसको मैं हटा दे रहा हूँ, ये डायग्राम और ये डायग्राम सेम है, एनालॉजी के लिए मैंने बनाया है। यहाँ पे मैं आपको दो टर्म इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, एक हो जाएगा
रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम का मतलब है टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच में या इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो कोलिजन होगा उसी को मैं बोल रहा हूं रिलैक्सेशन टाइम। और एक और वर्ड है मीन, ये रिलैक्सेशन टाइम को ही टाउ से डिनोट करेंगे। एक और टर्म मिलेगा मीन फ्री पाथ। अब ये मीन फ्री पाथ क्या है, ये जो मैंने लैम्डा लिखा है ना वही मीन फ्री पाथ है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड by the electron between two successive collision। मैंने दो वर्ड यहां पर इंट्रोड्यूस किए, ये सब एग्जाम में पूछते हैं या वाइवा में, कॉलेज के एग्जाम के वाइवा में पूछेंगे रिलैक्सेशन टाइम और मीन फ्री पाथ। रिलैक्सेशन टाइम दो कोलिजन के बीच का जो टाइम है वो हो गया रिलैक्सेशन टाइम, और दो कोलिजन के अंतराल में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया जाएगा उसे क्या बोलेंगे, मीन फ्री पाथ। अब मैंने क्या लिख दिया, लैम्डा हमारा मीन फ्री पाथ जो है वो हाफ एक्सेलरेशन टाउ का स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं क्या। अच्छा, हमने एक और चीज क्या पढ़ा है, हमने ये बोला कि लैम्डा, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है dd, वो एक्चुअल में क्या है, एवरेज है। एवरेज है किसका, तो जितने भी मेरे पास पार्टिकल्स थे, जितने भी मेरे पास पार्टिकल्स थे सबका एवरेज, यहाँ पे एवरेज लिख दो, ऐसा लिख दो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो एवरेज वेलोसिटी है। किसका, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द चार्जेस, जितने भी चार्जेस थे जो मूव कर रहे थे उन सबका जो एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के बाद चार्जेस जिस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करते हैं, अब जिस वेलोसिटी से मतलब मैं कॉमन वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा हूं क्या, अब वो जो कॉमन वेलोसिटी है ना वो सारे चार्जेस का एवरेज वेलोसिटी है। तो ये जो एवरेज वेलोसिटी है, इस एवरेज वेलोसिटी को अपन क्या लिखेंगे, लैम्डा टाइम्स ऑफ टाउ, मीन फ्री पाथ अपॉन रिलैक्सेशन टाइम। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ये रिलेशन याद रखना होगा, रिलेशन प्रूव करने के लिए आएगा एग्जाम में। अब आगे देखते हैं, मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेरे पास कितना आ गया, लैम्डा अपॉन टाउ आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और मेरे पास एक रिलेशन आ गया है लैम्डा इक्वल्स टू हाफ E, कैपिटल E, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टाउ का स्क्वायर। देखो एट टाइम में तुमको रिलेशन ही याद रखना है, अगर मैं न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा तो तुमको ये सब रिलेशंस ही याद रखना है। ये रिलेशंस एक बार याद हो जाएंगे तो न्यूमेरिकल हो जाएगा। अब लैम्डा इक्वल्स टू हाफ E अपॉन m टाउ का स्क्वायर। अच्छा, ये जो टाउ है यहाँ पर लैम्डा इक्वल्स टू हाफ, E को मैंने E रहने दिया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्लेस आगे देखते हैं, मेरे पास लैम्डा का वैल्यू आ गया और यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू आ गया। अब मैं ना वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, ये जो लैम्डा है, लैम्डा को vd टाइम्स ऑफ टाउ लिख सकते हैं क्या, इन दोनों इक्वेशन को यूज कर रहे हैं। तो लैम्डा के प्लेस में मैंने लिख दिया, लैम्डा के प्लेस में लिख दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी टाइम्स ऑफ टाउ इक्वल्स टू हाफ E। अच्छा, ये जो कैपिटल E है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, तो V अपॉन L लिख दो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रहने दिया, और ये टाउ का स्क्वायर, ये स्क्वायर से ये टाउ वाला वर्ड कैंसिल हो जाएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने एक रिलेशन पढ़ा है, हमने रिलेशन क्या पढ़ा है कि I जो है वो NABDE है, यहां से BD का वैल्यू BD के प्लेस में ये लिखा जा सकता है ना I अपॉन NAE, I अपॉन NAE लिख सकते हैं। तो जो BD है BD को ऐसे रिप्लेस कर दो, तो I अपॉन NAE इक्वल्स टू हाफ EV टाउ अपॉन L मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको थोड़ा अरेंज करोगे ना, थोड़ा अरेंज करोगे तो मैं इन सारे टर्म्स को अगर इधर भेज दूं, इन सारे टर्म्स को अगर मैं इधर भेज दूं तो मेरे पास ऐसा कुछ रिलेशन आ रहा है, 2m
सकते हो क्या हो गया भाई, कौन परेशान कर रहे हैं कुत्तों को। 2m लेंथ वाला टर्म भी ऊपर आ जाएगा, 2ml ऊपर आ गया, एक i भी लगा रहना है साथ में, और इधर हो जाएगा n e स्क्वायर को एक साथ रहने दो, e स्क्वायर अपॉन a इक्वल्स टू b। ऐसा एक रिलेशन आ रहा है क्या। ओम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा है, ओम्स लॉ में हमने पढ़ा है v इक्वल्स टू i r। अगर आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे ना, ये जिसको मैंने स्क्वायर डब्ल्यू में रखा है और v इक्वल्स टू i इनटू r, अगर आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो आपको साफ साफ दिखेगा कि v यहां पर भी है, v यहां पर भी है, i यहां पर भी है, i यहां पर भी है। मतलब ये जो बचा हुआ टर्म है, ये जो बचा हुआ टर्म है, ये रेजिस्टेंस को रिजेंबल कर रहा है। ये जो बचा हुआ टर्म यहां पर है वो क्या कर रहा है, वो रेजिस्टेंस को रिजेंबल कर रहा है। और रेजिस्टेंस का फार्मूला, रेजिस्टेंस का बेसिक फार्मूला रो एल अपॉन ए, ये भी हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो मेरे पास रेजिस्टेंस कुछ तो ऐसा आ रहा है, 2 into m n e स्क्वायर, 2 into m n e स्क्वायर, एक टाउ वाला वर्ड भी आएगा, टाउ 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 इधर, n e स्क्वायर टाउ, यहां पर l अपॉन a। अब अगर तुमको याद हो तो जब रेजिस्टेंस हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा था ना, तो उसका फॉर्मूला ये लिखे थे, रो एल अपॉन ए, एल अपॉन ए, एल अपॉन ए यहां पर भी है। मतलब रेजिस्टिविटी जो है वो ऐसा लिखा जा सकता है क्या, 2m n e स्क्वायर अपॉन टाउ, ये याद रखने के लिए है। अब रेजिस्टिविटी जो थी, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता था, रेजिस्टेंस है करंट के फ्लो को रोकने का, करंट को जो रोकते हैं, करंट के रोकने को बोलते हैं रेजिस्टेंस। जो भी कंडक्टर है या जो भी मेरे पास वायर है जिसके थ्रू करंट पास हो रहा है, वो करंट को रोकने की कोशिश करता है। अब जो करंट के रोकने की कोशिश है उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस, और जिस प्रॉपर्टी के कारण ऐसा कुछ होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरे पास ये रो इक्वल्स टू 2m n e स्क्वायर टाउ ऐसा कुछ आ रहा है क्या। अब यहाँ पर 2 कांस्टेंट, m कांस्टेंट, n कांस्टेंट, ये सॉरी n क्या होगा, अलग अलग मटेरियल के लिए नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम में अलग अलग होंगे। तो n का वैल्यू और टाउ का वैल्यू अलग अलग कंडक्टर्स के लिए n का वैल्यू और टाउ का वैल्यू अलग अलग होगा। तो डिपेंडिंग ऑन देयर वैल्यूज अलग अलग कंडक्टर की रेजिस्टिविटी का वैल्यू क्या होता है, अलग अलग होता है। ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन होता है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है। रेजिस्टेंस देखो लोअर क्लासेस में पढ़ाया जाता है तुमको, रेजिस्टेंस का मतलब होता है करंट के फ्लो को रोकना है। करंट के फ्लो को रोकने की जो कोशिश है उस कोशिश का नाम है रेजिस्टेंस। करंट एक पॉइंट से, करंट का फ्लो मतलब चार्जेस, चार्जेस जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर फ्लो करने की कोशिश करते हैं तो जो बाकी के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं या उनके मोशन को हिंडर कर रहे हैं। अब अगर उनके मोशन को वो हिंडर कर रहे हैं मतलब वो करंट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो करंट को रोकने की कोशिश जो है उसका नाम दिया गया है रेजिस्टेंस। और रेजिस्टिविटी क्या है, जिस प्रॉपर्टी के कारण करंट को रोका जा रहा है उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। अब अलग अलग मटेरियल की रेजिस्टिविटी जो होगी वो अलग अलग होगी, और रेजिस्टिविटी किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जो प्रेजेंट होंगे और रिलैक्सेशन टाइम पर अलग अलग कंडक्टर की अलग अलग रेजिस्टिविटी होगी। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। ये रिलेशन जो है वो ओम्स लॉ का वैल्यू फाइंड आउट करें अपने गिवन मॉडल को यूज करके। हमने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन था वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था। अब जब वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था तो हर कोलिजन के बीच में फोर्स एक्सपीरियंस किया, एक्सेलरेट किया, वेलोसिटी गेन करना स्टार्ट कर रहा था। लेकिन जैसे ही एक सब एटॉमिक पार्टिकल आया, कोलिजन हुआ, उसका वेलोसिटी वापस से 0 हो गया, फिर से एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगा, फिर से वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट होगा, फिर से कोलिजन होगा, वेलोसिटी 0। तो इस तरह से हमने क्या बोला कि ठीक है भाई, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था उसका नाम दे दिया हमने मीन फ्री पाथ, और दो कोलिजन के बीच का जो टाइम था उसको मैंने बोल दिया रिलैक्सेशन टाइम। अब रिलैक्सेशन टाइम और मीन फ्री पाथ और रिलैक्सेशन टाइम का जो रेशियो है उसको मैंने बोल दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एवरेज में जो एवरेज वेलोसिटी सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स का या सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो होगा वही क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैंने एक और रिलेशन देखा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन देखा था, इन सबको यूज करके
अल्टीमेटली V इक्वल्स टू IR के जैसा एक फॉर्मूला ले आए हैं जहां पर रेसिस्टिविटी का टर्म मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। रेसिस्टिविटी जो है वो 2m ne² अपॉन टाउ, इस पे भी क्वेश्चन आता है, इस वाले फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन आता है। जितने भी फॉर्मूलाज में स्क्वायर ब्रैकेट में लिखता हूं सब में क्वेश्चन आता है। तो आई होप ये तुमको समझ में आया होगा, ठीक है। डेरिवेशंस कॉलेज के एग्जाम में भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं कॉलेज के एग्जाम में। रेसिस्टिविटी हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, अब आगे क्या करेंगे, अलग अलग अरेंजमेंट के लिए रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेसिस्टिविटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट वाले क्लासेस से थोड़ा आसान हो जाएगा ये सब, जो कैलकुलेशन और डेरिवेशन पार्ट था वो मैंने खत्म कर दिया। इतना ही देते हैं आज।